नमस्कार दोस्तों। भारत संकट के दौर से गुजर रहा है, मगर भारत का मीडिया तवस्सुर राणा पर चर्चा कर रहा है कि उसको प्रत्यार्पण हो गया। भारत का मीडिया यह नहीं बता रहा है कि आखिर जो वास्तविक रोल वाला व्यक्ति था वो कहां है। भारत का मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मंदिर में जाकर इस तरह से ये बोला। वो इसकी चर्चा नहीं कर रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का जो गुजरात में अधिवेशन हुआ उसमें किस तरह से गुजरात की तस्वीर को बदल के रख दिया है, किस तरह भारतीय राजनीति में एक क्रांति की तरह से उसने फैसले लिए। हर बार इस देश के मीडिया को कांग्रेस में परिवारवाद नजर आता है, गांधी नेहरू नजर आते हैं, लेकिन उसे किसी और पार्टी का परिवारवाद राष्ट्रवाद नजर आता है। जी हां, सवाल यही खड़े हैं, इसलिए बात कर रहा हूं। शुरुआत करता हूं कि जिस तरह से बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं कि कैसे राणा का प्रत्यार्पण हो रहा है, 26/11 का सबसे बड़ा आरोपी है और न जाने क्या क्या किस्से बताए जाते हैं। जब यह किस्से बता करके उसको लाने का होता है तो वहां से विशेष विमान से लाया जाता है, लग्जरी विमान से लाया जा रहा है। क्यों? भारत के इतने नागरिक जब प्रत्यार्पित किए गए तो उनके लिए भारत सरकार एक विमान नहीं भेज सका, उन्हें सेना के मालवाहक विमान से लाया गया, जिन्होंने अपनी भारी भरकम रकम खर्च की थी, अपना सारा पूंजी लगा दी थी और उन्हें लाया गया। वो कोई अपराधी नहीं थे, लेकिन इस अपराधी को लाने के लिए विशेष विमान जाता है। उसे भी एक ऑर्डिनरी विमान से लाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं करना है। उसके लिए विशेष विमान, यानी उसको लाने पर उसकी बाकी जो गारंटीज दी गई हैं कि हम ये सुविधाएं देंगे, करीब करीब 1 करोड़ रुपया महीने का खर्चा उस पर होगा। तो साहब, उसको ला करके आप क्या करेंगे? यही आप वहां पर भी कर सकते थे। उस कानून के तहत आप वहां पर पूछताछ करते, वहां गिरफ्तार ही रहता और उसके साथ साथ उसको जो भी सजा और प्रोविजन कराते। तो वो कराने की बजाय आप यह करके भारत का क्या कर रहे हैं आता है। इसमें जीके पिल्लई साहब जो देश के गृह सचिव रहे थे, उनकी एक बात आती है कि इस केस में राणा सिर्फ एक बड़ा छोटा सा मोहरा मात्र, असली जो है वो डेविड हेडली है। और डेविड हेडली को क्यों नहीं ला रही है भारत सरकार? उसके प्रत्यार्पण के लिए कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि वो मास्टरमाइंड है, वो उस डीप स्टेट से जुड़ा हुआ है, वो सीआईए और बाकी का है, इसीलिए उसको जो है बाकी सजाएं इतनी तरह से माफ की गई और इतनी सुविधा के साथ। वो 35 साल की सजा जरूर हुई है, लेकिन वो लग्जीरियस लाइफ में कर रहा है। उसे माना जाता है वो जासूसी का काम करता है और इसलिए उसका इस्तेमाल किया। अब इस खेल को आप समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चेहरा कि मेन कल्प्रिट को नहीं पकड़ना है, इधर उधर वालों में करके बस सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करना है और इस तरह से करके असली पर पर्दा डाल देना। जी हां, असली पर। यही काम दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अदालत ने आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ उच्च अदालत में चली गई और वहां जाकर के एफआईआर न दर्ज करने के लिए अपील करती है। क्या आपने कभी इसके पहले ऐसा सुना था? कभी नहीं सुना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है एफआईआर मत दर्ज कीजिए, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। क्यों? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होनी चाहिए?
ये वैसे ही है जैसे सेबी के मामले में अदालत ने आदेश दिया था, एंटी करप्शन कोर्ट ने, कि एफआईआर दर्ज कीजिए, और सेबी पहुंच गया था उच्च अदालत में और कहा नहीं, एफआईआर दर्ज ना हो, और उसके बाद में स्टे करा लाए थे, खत्म करा लाए थे केस। सेम चीज यहां हो रही। तो यानी असली जो आतंकी है उन्हें बचाना है, क्योंकि वो समाज में आपके बीच रह के सारे काम कर देते हैं। डेविड हेडली क्या था? डेविड हेडली वहां से आर्थिक और बिजनेस सलाहकार बन के आया करता था अमेरिका से। अमेरिका का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसे एग्री करता था, यानी इसका मतलब है सीआईए के एजेंट होने की उसकी बात बिल्कुल सही है, तभी उसे एग्री किया जाता था, और वो भारत आकर के अपने उस नेटवर्क को सेट करता था। क्यों साहब? क्योंकि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी, और उस कोशिश में यह घटना हुई, और जिस पुलिस अफसर ने रोकने की कोशिश की तो टारगेटेड तरीके से उसे ही मारा गया। ये सब चीजें हेमंत करकरे हमारे सामने हैं, और सारी साजिशों को यदि आप देखें, इसके बाद जब यह घटना हो जाती है और सबके बाद में हम तमाम कहानियां गढ़ते हैं, हमारी पूछताछ एनआईए कर सकती थी, वहां कर सकती थी, वहीं पर सारी चीजें हो सकती थी। वहां की अदालत से यह रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि भारत की कस्टडी मानी जाएगी, आप अपने यहां रखिए और हम इसको करेंगे। यहां पे आके आप क्या करेंगे? उसको फांसी आप दे नहीं सकते और बहुत कुछ कर नहीं सकते, तो आप जो भारत के कानूनों के तहत करेंगे उसमें प्रत्यार्पण संधि का आपको पालन करना हो। ऐसी स्थिति में वो यहां उसी राजे की तरह से रहेगा, मस्ती करेगा, सब कुछ करेगा। इसका एक मेरे पास उदाहरण मौजूद है। आप याद करिए, लखनऊ में एक अपराधी हुआ करता था, श्रीवास्तव, बबलू श्रीवास्तव। उसने कस्टम कलेक्टर का मर्डर किया और बहुत सारी चीजें करी, और वो चला गया, दूसरे देश में रहा, और वहां से प्रत्यार्पित करके जब लाया गया तो यहां आके क्या हुआ, उसे वो सुविधाएं देनी पड़ती हैं। उसे कोई आज तक ऐसी सजा नहीं हुई कि जिस आधार पर यह कहा जा सके ये वही बबलू श्रीवास्तव जिसने गौतम अडानी का भी किडनैपिंग करके पैसा वसूला था, और वो बबलू श्रीवास्तव ऐश से रहता है। अब आप सोचिए, तमाम बार इस बात के केस भी रजिस्टर हुए कि वो जेल से ही अपना सुरक्षित अंदाज में नेटवर्क चलाता है, सारा काम करता है। ये वैसे ही है जैसे आजकल आप कई और केसेस देख रहे हैं कि गुजरात की जेल में बंद है और सारे काम चल रहे हैं। गृह मंत्रालय उसके लिए विशेष आदेश जारी करता है कि कोई उसे ले नहीं जाएगा, पूछताछ ऐसे नहीं होगी, वैसे नहीं होगी। अपराधियों का गिरोह कौन है, यह है। इस पर चर्चा करने की बजाय, इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय हमारे देश का मीडिया भ्रमित करने का काम करता है। ढपली बजाएगा, मोदी जी, ताली थाली बजेगी, और वहां क्या होगा? दूसरी बात क्या करेंगे कि अरे कांग्रेस ने तो अंबेडकर का अपमान किया था, कांग्रेस ने तो ये किया था, कांग्रेस ने तो वो किया था, वहां पर तो परिवारवाद है, ये वाद है, वो वाद है, तो बाकी दलों में क्या? मुझे एक दल बता दीजिए। और कांग्रेस में तो एक ऐसा है जहां परिवारवाद असल में जो है वो परिवारवाद भगवान करे यदि हर जगह हो तो सबको ही चाहेगा। नेहरू गांधी का वह परिवार जिसके 11 लोग शहीद हुए, 11 लोग इस देश के लिए, 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और 9 देश की आजादी के दौरान। फिर वो परिवार है जिसकी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति, जिन्होंने इस देश को डोनेट कर दी, अपना सब कुछ डोनेट कर दिया। अब आप सोचिए, जो इतना सब कुछ करने वाले हो, अडानी की जितनी कुल संपत्ति होगी उससे ज्यादा उन्होंने डोनेट करी, और ऐसे परिवार के लिए आप कहते हैं कि साहब
गांधी परिवार क्यों, नेहरू परिवार क्यों, ये तो परिवारवाद। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण बताता हूं। एक बीएचयू में के एक छात्र नेता रहे हैं चंचल, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक बार लोहिया से किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है कि राष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा नेहरू बड़ा होता है। मतलब आप समझ लीजिए, वह नाम ही बड़ा है। इसका भी एक उदाहरण है कि महात्मा गांधी तमिलनाडु में एक जगह गए, भाषण दे रहे थे, हिंदी में दे रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, वहां के लोगों को हिंदी नहीं आती, लेकिन लोग तालियां बजा रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने पूछा कि अरे क्या बोल रहे हैं गांधी, आपको समझ में आ रहा है? का समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, गांधी जी बोल रहे हैं तो हमारी बात बोल रहे होंगे और अच्छा ही बोल रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी, देश के किसी कोने में चले जाएं तो उन्हें अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं है, वो गांधी है। तो वो अपनी इंडिविजुअल गांधी जो है वो पहचान है उनकी, और वो किसी से मोहताज नहीं। गांधी नेहरू परिवार वह परिवार जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है और जिसे इसका प्रचार नहीं करना है, बाकी सबको परिचय बताना है। मैं बताऊंगा मैं अजय शुक्ला हूं, मैं यहां पर ये था, यहां ये करता था, वहां ये करता था, ये हूं ये नहीं हूं। अखिलेश यादव जाएंगे बताएंगे मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूं, ऐसे हूं, मेरी पार्टी ये है। स्टालिन आएंगे कहीं और तो बताएंगे कि हाँ मैं तमिलनाडु का मुख्यमंत्री हूं, यहां हूं, ये हूं। कहीं का कोई और होगा, लेकिन गांधी नेहरू को यह बताने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री नहीं बनते तो नरेंद्र मोदी को जानने का कोई औचित्य नहीं था। इसी तरीके से, लेकिन गांधी नेहरू परिवार चाहे जिस भी स्थिति में जाना जाए, तो यानी वो सचमुच इस देश का वह परिवार है जो परिवार वास्तव में हर घर में है, वही परिवार। तो हर घर का यह परिवार। लेकिन बाकी सब में, चाहे जिस पार्टी में देख लीजिए, चाहे टीएमसी हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, किसी में भी जाए, हर पार्टी में ही आपको मिलेगा। भाजपा में तो सबसे ज्यादा परिवारवाद। कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जिसका बेटा या बेटी उसमें पदाधिकारी नहीं है, या नेता नहीं है, या सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं? तमाम उदाहरण देख लीजिए, चाहे पीयूष गोयल देख लीजिए, अनुराग ठाकुर देख लीजिए, या किसी देख लीजिए, तो भरे पड़े हैं। रविशंकर प्रसाद, ये सब भरे पड़े। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक मुद्दे पे बात की। कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिवेशन किया। उस अधिवेशन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को हक देने, उनके हक के लिए लड़ने, उनके हक के लिए काम करने की बात कही और उसे आगे बढ़ाने की बात कही। राहुल गांधी ने सबको न्याय देने और न्याय पथ पर चल के न्याय हासिल करना, गलत रास्ते से नहीं, उसकी बात करी कि किस तरह से हमें चुनावी प्रक्रिया में अपना भूमिका अदा करनी है, कैसे अधिकार केंद्रीय स्तर पर सिर्फ सीमित न रहे, वो हर जिले के जिला अध्यक्ष के हाथ में पहुंचे, जो विकेंद्रीकरण की लोकतंत्र की नीति होती है वह पालन हो। तो इस पर बात होनी चाहिए थी। क्या कोई दल ऐसे कर रहा है? कोई दल सोच भी नहीं सकता। कभी भी कांग्रेस कभी नहीं कहती है कि भाजपा का कौन अध्यक्ष बनेगा, क्या बनेगा, सपा का कौन बनेगा, बसपा का कौन बनेगा, किसका क्या बनेगा। जिसको जो अपना अध्यक्ष बनाना है बनाए, उस पार्टी का अपना मसला है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष हो, नेता हो, दूसरा हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसकी चिंता भाजपा को जरूर रहती। क्यों रहती है भाई? इसका मतलब है गांधी नेहरू परिवार इस कदर आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ है कि उसके बिना आपका कुछ हो ही नहीं सकता। यही सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को बहुत बड़ा बना देता है। इसीलिए बना देता है। गांधी नेहरू परिवार इस देश की रगों में, प्यार से देखिए तो भी, नफरत से देखिए तो भी, क्योंकि दो धाराएं हैं।
एक प्यार की धारा है मोहब्बत की, और एक नफरत। नफरत की धारा संघ पोषित है और नकली समाजवाद पोषित है। तो प्रेम की धारा हर उस इंसान की है जो प्यार मोहब्बत सुख शांति से रहना चाहता है, जो सच्चाई के साथ काम करना चाहता है, उस गरीब की भाषा है। तो इससे आप समझ सकते हैं यह अंतर है दोनों की राजनीति। और इसी राजनीति का अंतर है, भारतीय जनता पार्टी तमाम अपराध करने वालों को बचाने पे रहती है, यानी वो उनकी पार्टी बन के रह गई है। उदाहरण मैं सीधे वाराणसी से ही शुरू करता हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां से सांसद है। अभी एक एथलीट अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, साहब कार में गैंग रेप किया गया। अब आप सोचिए, कार में गैंग रेप हो रहा है। अभी एक दूसरा किस्सा हमने सुना ही था कि एक छात्रा के साथ में 7 दिनों तक 23 लड़कों ने गैंग रेप किया। तो साहब ये यूपी का जो कहेंगे राम राज्य है। बुलंदशहर में अभी पेट्रोल जो है बोतल में पेट्रोल पंप से मांगने को लेकर के विवाद हुआ और लड़के ने वहीं पे पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मार दी। उसने कहा नियम नहीं है बोतल में देने का, तो गोली मार दी। अब आप सोचिए कितना बेखौफ है। सहारनपुर में एक 26-25 साल का फौजी था विक्रांत गुर्जर, उसको उसके घर के ही बिल्कुल पास में और गोली मार दी गई। अब आप ये देख लीजिए, मेरठ में कूड़ा उठाने वाला जो होता है उससे बहस करते हुए पार्षद ने उसे गोली मार दी। ये 3 उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि यह सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उस पर इस देश का मीडिया चर्चा नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन खत्म हो चुका है, इस पर चर्चा नहीं हो। तो चर्चा इस पर हो क्योंकि वास्तविक मुद्दे से भाग, यही फांसीवाद है, यही नफरतवाद है और यही जो है आपको भटकाने का रास्ता है। इसे आपको समझने की जरूरत, क्योंकि पहले यह नहीं होता था। एक दिन में इस तरह की घटनाएं हो जाएं, ये तो चंद मैंने गिना दी, ऐसी दर्जनों रेप की तो बहुत ज्यादा हो रही। अब आप सोचिए, लड़कियां सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, फौजी सुरक्षित नहीं, युवा सुरक्षित नहीं, कर्मचारी सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षित कौन? और ये सब अपराध करने वालों में सबसे ज्यादा भाजपाई, जब सबसे ज्यादा भाजपाई हो आप समझ, तो यह है असल। और हमारा 56 इंची प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठा रहता है, हिम्मत नहीं है। देश का यह हाल है। इनसे भटकाने के लिए आपको कभी राणा का प्रत्यार्पण और कभी कुछ में बहस में उलझा।